नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एसपीडी के साइंस के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है दोस्तों स्नायु कोशिका। स्नायु कोशिका है दोस्तों मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका, यानी कि बाहरी कोशिका। याद रखिएगा कि मानव शरीर की बाहरी कोशिका कौन सा है, तो स्नायु कोशिका जो है ये मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है, यानी कि बाहरी कोशिका है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। तो याद रखिए कि वैद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है, तो वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों, तो फैराडे का नियम लागू होता है वैद्युत अपघटन में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है दोस्तों ऊर्जा का, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 4 नंबर सवाल, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है। तो पृष्ठ तनाव की बीमा है दोस्तों MT-2। याद रखिएगा कि MT-2 ये पृष्ठ तनाव की बीमा है। ठीक है, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। याद रखिएगा कि एक लड़की झूले पर झूल रही है। ठीक है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, तो झूले का जो टाइम पीरियड है यानी कि आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। देखिए 6 नंबर सवाल है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो याद रखिए कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है, 46%। ठीक है। अच्छा, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 46% पाया जाता है। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कितना परसेंट, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में, और 21% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, और 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल कि कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो याद रखिए कि कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है, 78 होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछ सकता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कितना होता है, तो 46 होता है। कितना जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा। ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में, तो 46 होती है, और कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 78 होती है, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है दोस्तों कि पारे का प्रतिरोध शून्य होता है तो 4 केल्विन पर होता है। याद रखिएगा कि पारे का जो प्रतिरोध है शून्य होता है 4 केल्विन पर, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 9 नंबर सवाल कि मेथेनॉल को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मेथेनॉल को वुड एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेथेनॉल को वुड एल्कोहल कहा जाता है, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेथेनॉल को क्या कहते हैं, वुड एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई 4 गुनी होनी चाहिए। याद रखिएगा कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की जो लंबाई है ये कितनी गुनी होनी चाहिए, तो 4 गुनी होनी चाहिए, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। कितना बढ़ता है, तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। याद रखिएगा कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का जो वेग है बढ़ता है 0.6 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि मानक दाब है। क्या है दोस्तों, तो ये पारे का 760 मिमी है। मानक दाब क्या है, पारे का 760 मिमी। अच्छा, पारा का संकेत Hg होता है, याद रखिएगा। इसका परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है। दोस्तों याद रखिएगा कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा दोस्तों, घटेगा। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है,
लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है दोस्तों। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। याद रखिए कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से फूलना, मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, अगर हम पूछेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? तो गाजर है। और विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। याद रखिएगा, आंवला जो है ये विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। अगर हम बात करेंगे विटामिन बी यानी कि B1, ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। अब विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो कैल्सीफिरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों रिकेट्स, याद रखिएगा। तो विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम होता है? तो विटामिन सी, यानी 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 15 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो याद रखिए कि ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है तो समुद्री यात्रियों के द्वारा। याद रखिएगा कि सोनार जो है दोस्तों ये मुख्यतः उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? तो समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो याद रखिएगा कि सूर्य दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या होता है? हाइड्रोजन होता है कितना परसेंट? तो 71%। और हीलियम कितना होता है? 26%। यानी सूर्य दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना है? 71%। और हीलियम कितना है दोस्तों? 26%। याद रखिएगा। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। तो 18 नंबर सवाल क्या है दोस्तों? देखिए 18 नंबर सवाल है कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये है दोस्तों शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों अग्नाशय, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। और द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? अग्नाशय है। इसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 19 नंबर सवाल कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 मांसपेशियों द्वारा। याद रखिए कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है तो 6 मांसपेशियों से नेत्र गोलक चालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो दोस्तों सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है? इसका 17 होता है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है। ऑक्सीजन का O होता है, परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों? 8 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है और संकेत क्या होता है? H होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने 21 नंबर सवाल। आइए देखते हैं 21 नंबर सवाल है दोस्तों कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में। याद रखिए कि ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में ऑक्सीकरण को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है अम्ल का स्वाद होता है दोस्तों खट्टा। याद रखिएगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद होता है दोस्तों खट्टा। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का। याद रखिए कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है दोस्तों? दूरी का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। याद रखिएगा कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा।
जो पिंड का जो भार है ये शून्य नहीं होगा। कब नहीं होगा? स्वतंत्र गिरने के दौरान। याद रखिए कि स्वतंत्र गिरने के दौरान पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है दोस्तों कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा दोस्तों? घट जाता है। ठीक है, जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा? घट जाता है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है आपके सामने कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? तो सूती कपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? सूती कपड़ा जो है आग पकड़ने के लिए सूती कपड़ा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो ये दोस्तों टेफ्लॉन की परत होती है। याद रखिएगा कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की परत होती है। नेक्स्ट है 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो ब्रोमीन, तांबा, सोना या पारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोना जो है ये नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। सोना का संकेत Au होता है, इसका परमाणु संख्या 79 होता है। ठीक है, पारा का Hg होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों? 80 होता है। याद रखिएगा। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu, ब्रोमीन का Br। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को याद रखिए कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, जिसको हम लोग D2O बोलते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारी जल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल। लाफिंग गैस यानी कि N2O यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल। NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम है? तो ये दोस्तों कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। याद रखिएगा। ठीक है, तो कास्टिक सोडा को क्या कहा जाता है? NaOH। नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? इस्पात, वायु, निर्वात, पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वात। याद रखिएगा कि किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता दोस्तों? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला देखेंगे दोस्तों 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। याद रखिएगा कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 36 नंबर सवाल कि मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? तो हृदय से रक्त को लाना। याद रखिएगा कि हृदय से रक्त को लाना ये मानव शरीर में धमनियों का कार्य होता है। याद रखिएगा कि हृदय से रक्त को लाना ये क्या करता है दोस्तों? ये मानव शरीर में धमनियों का कार्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 37 नंबर सवाल। देखिए 37 नंबर सवाल है कि किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कि किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। तो 38 नंबर सवाल है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस को कम कर देने पर क्या करेगी? सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तापमान को कितना कम कर देने से? तो -273 डिग्री कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था रेलवे स्पीडी के साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।
और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।